मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में संख्या और संख्या पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को उदाहरण सहित समझा था। आज हम हमारे संख्या और संख्या पद्धति टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न मैंने लिखा है यहाँ पर। तो प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा गणित में प्रश्न पढ़ना और उसको समझना। ये समझना कि प्रश्न कौन सी प्रश्नावली से हमारे आया है और प्रश्न में क्या पूछना वो चाह रहा है, वही हमें जवाब देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न को कैसे पढ़े। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न है कि अंकों 8, 0, 3, 9 तथा 5 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या है। यानी प्रश्न में 3-4 बातें दे रखी है। पहली बात है कि हमारे अंक कौन कौन से अंक 8 है, 0 है, 3 है, 9 है तथा 5 है। उनसे हमें एक संख्या बनानी है और वो भी कौन सी बनानी है, बड़ी से बड़ी। और बड़ी से बड़ी भी बननी चाहिए, वो भी आनी चाहिए हमारे विषम। बड़ी से बड़ी तो बनेगी लेकिन विषम होनी चाहिए। तो वो कौन सी होगी, तो अब इस सवाल को हम हल करते हैं। तो हमें बड़ी संख्या बनानी है, इसलिए सबसे पहले हम बड़ा अंक लेंगे और उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, यानी संख्या जो अंक है हमारे उनको हम अवरोही क्रम में जमाते हुए चलेंगे। तो सबसे बड़ा अंक है हमारे 9, तो यहाँ आ गया 9। उसके बाद है हमारे 8, फिर है 5, फिर है 3 और फिर है 0। तो ये बड़ी संख्या बन गई। लेकिन हमें यहाँ पर क्या कहा है कि विषम संख्या बनानी। क्या बनानी है, विषम। तो विषम बनाएंगे तो देखिए इसका इकाएकांक हमारे 0 आया है। हमने बड़ी तो बना ली लेकिन इकाएकांक 0 है, तो ये तो क्या बन गई, सम। क्योंकि हमने सम संख्या की परिभाषा पढ़ रखी है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसका मतलब है कि ये तो नहीं होगी, इसलिए हम क्या करेंगे कि 0 को तो हम 3 के स्थान पर ले जाएंगे और 3 को 0 के स्थान पर ले आएंगे। तो ये हमारी 5 अंकों की, यानी इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या होगी। अब हम हमारे ऑप्शन पे जाते हैं, यानी हमारे जो आंसर है 4A, B, C, D उन पे जाते हैं। तो पहली में देखिए 89,035 है, जबकि हमारा आंसर आया है 98,503। तो दूसरे ऑप्शन में जाते हैं 90,853, तो ये भी हमारा गलत है और पहले वाला ए ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरे ऑप्शन में जाते हैं तो अभी हमने संख्या बनाई थी, तो देखिए ये संख्या बड़ी तो है लेकिन ये क्या है, सम है। क्यों, क्योंकि इसका इकाएकांक क्या है, 0 है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमें प्रश्न को पूरी तरीके से पढ़ना है कि हम बड़ी से बड़ी पढ़कर ही छोड़ दे कि बड़ी से बड़ी बनानी है, अरे तो जल्दी से अपन बना लेंगे, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है और तसल्ली से आराम से उसको करना है। आता सब कुछ है लेकिन पढ़ने में हमारी गलती हो जाती है और उस गलती की वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। जैसे हमने बड़ी से बड़ी पढ़कर बनाए तो हमारा सी ऑप्शन भी मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर विषम की बात वो कर रहा है, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन है 98,503। वो 5 अंकी इन अंकों से बनी हुई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या होगी। तो डी वाला ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा और सी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। यानी जो गलती आप करते हो वो भी मैं आपको ये साथ के साथ बताती रहूंगी। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी, कौन सी, बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। यानी इस प्रश्न में 3-4 बातें में बताई गई है कि 5 अंकों की तो हमें संख्या लिखनी है, वो भी बड़ी से बड़ी भी लिखनी है और छोटी से छोटी भी लिखनी है, लेकिन उनके अंक भिन्न भी होने चाहिए और उनका फिर हमें अंतर भी करना है। इतनी बातें हमारे प्रश्न में दी हुई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम उत्तर को हल करेंगे, यानी प्रश्न के जो उत्तर आएगा हमारा उसको हल करेंगे।
तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी छोटी छोटी बनाने से पहले देखते हैं कि ये भिन्न दे रखा है। तो भिन्न का मतलब है कि अलग अलग अंक होने चाहिए। जैसे हम बड़ी बनाएंगे 5 अंकों की तो 99,999 होते हैं, लेकिन उसमें तो सारे अंक ही 9 9 9 है, तो भिन्न तो हुए नहीं। तो यहाँ भिन्न बनाने के लिए हमें अलग अलग अंक लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। कौन सी संख्या बनाते हैं? बड़ी से बड़ी। और भी कितने अंकों की? 5 अंकों की। तो बड़ी से बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़ा अंक लेंगे। तो बड़ा अंक है 9, उसके बाद है 8, उसके बाद है 7, उसके बाद है 6 और उसके बाद है हमारे 5। क्योंकि यहाँ पे कहा था कि सभी अंक क्या हो? भिन्न हो, यानी भिन्न यानी अलग अलग होने चाहिए। तो अलग अलग हो गए, तो ये हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बना ली 58,765। अब क्या बनानी? छोटी से छोटी भी बनानी। तो हम छोटी से छोटी बना लेंगे, छोटी से छोटी। अब छोटी से छोटी बनाएंगे तो सबसे पहले छोटा अंक लेंगे, और सबसे पहले छोटा अंक आता है हमारा 0। लेकिन 0 को अगर हमने आगे रख दिया, 0 को अगर हमने आगे रख दिया तो संख्या हमारी 4 अंकों की ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि संख्या में जब हम आगे 0 रखते हैं तो 0 का कोई मान नहीं होता है। इसलिए 0 छोटा अंक होने के बावजूद भी हम उसको दूसरे नंबर पे रखेंगे जब हम छोटी संख्या बना रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारे क्या आ जाएगा? 1, उसके बाद आ जाएगा फिर 2 नंबर पे 0, और उसके बाद फिर आ जाएगा 2 और 3 और फिर ये 4। तो ये हमारी छोटी से छोटी संख्या बन गई 5 अंकों की। उसके बाद उसने कहा था कि उसका क्या करना है? अंतर करना है। अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब होता है घटाना, और योग का मतलब होता है जोड़ना। तो अंतर का मतलब घटाना होता है, हम यहाँ पर इसको घटाएंगे। तो यहाँ घटाने का निशान हम लगा देंगे। घटाने का निशान लगा दिया। अब इस संख्या को हम घटा लेंगे। तो 5 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। और 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। और 7 में से 2 गए तो 5 बचेंगे। और 8 में से 0 गया तो 8 ही बचेगा। और 9 में से 1 गए तो हमारे 8 बचेंगे। यानी हमारा आंसर आया 88,531। 88,531। अब हम हमारे उत्तरों की तरफ चलते हैं। तो ए ऑप्शन में है 41,976, तो वो हमारे गलत हो जाएगा। दूसरा है हमारा बी वाला ऑप्शन 88,531 जो हमारे मिल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन को, सी नंबर को भी देखते हैं। तो वो है हमारे 97,531, तो ये भी हमारे गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है हमारा 1,08,999, तो ये भी हमारे गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर। आने में तो हमारे सी नंबर भी आ सकता है, अगर हम गलत उसको करेंगे तो वो आएगा। कैसे? जैसे अगर हमने ये बड़ी तो बना ली 9, 8, 7, 6, 5 बना ली बड़ी, और हम छोटे अंक की बनाएंगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 0 से शुरू कर देंगे, क्योंकि सबसे छोटा अंक 0 है। तो 0, 1, 2, 3 और 4, और फिर उसका अंतर कर लेंगे। तो 5 में से 4 गए तो 1, 6 में से 3 गए तो 3, 7 में से 2 गए तो 5, 8 में से 1 गए तो 7 और 9 के 9। तो देखिए सी वाला ऑप्शन भी हमारे मिल रहा है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जैसा उसने कहा है वैसा ही अपने को करना है। यानी उसने भिन्न अंकों के लिए कहा तो हमने भिन्न बनाया, लेकिन 0 अगर हम पहले नंबर पे रख देते हैं तो ये संख्या हमारी 4 अंकों की ही रह जाती है। इसलिए जब भी हम छोटी संख्या बनाए अंकों की तो 0 पहले नंबर पर कभी नहीं आएगा, वो हमेशा दूसरे नंबर पर ही आएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा संख्या 45,780 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग है। क्या पूछा है? कि संख्या 45,780 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग है। यानी योग क्या होगा ये आपको बताना है। अंतर आना है तो अंतर का मतलब होता है घटाना। यहां पर लिखा आया है योग, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ये मैंने अभी पहले प्रश्न में भी आपको बताया था। अब यहाँ पर स्थानीय मान और अंकित मान हमने पढ़ लिए। स्थानीय मान किसे कहते हैं? तो
किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। और अंकित मान किसी भी संख्या में किसी भी अंक का वही मान होता है, यानी वो अंकित मान कभी भी नहीं बदलता। तो यहाँ पर हम दोनों चीजें लिख लेंगे, स्थानीय मान भी लिखेंगे और अंकित मान भी लिखेंगे और फिर उनका क्या करेंगे, योग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या है 45,780। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 का स्थानीय मान लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4 कौन से स्थान पर है। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। आप डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, मैंने लिख दिया। तो 10,000वें स्थान पर है, इसका मतलब इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 गुणा में 10,000। तो स्थानीय मान हो गया 40,000। क्या हो गया, 40,000। अब इसका क्या लिखना है, अंकित मान भी लिखना था। तो हम 4 का अंकित मान लिखेंगे। तो आपको बताया था मैंने कि अंकित मान कभी भी नहीं बदलता। तो 4 का अंकित मान क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। और फिर हमें क्या कहा है कि उनका क्या करना है, हमें योग करना है। क्या करना है, हमें उनका योग करना है। तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 4, भाई 0 में 4 जोड़े तो 4, 0 के 0, 0 के 0, 0 के 0 और 4 के 4, यानी 40,004। क्या जाएगा, 40,004। अब हमारे हम उत्तरों की तरफ चलते हैं। तो ए ऑप्शन है हमारे 4। किसी के 4 भी आ सकता है, अगर वो इकाई की इधर से मान ले तो 4 का स्थानीय मान 4 करके छोड़ दे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। बी ऑप्शन है हमारा 40,004। 40,004, तो ये हमारा आंसर आया था। तो ये बी वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन था हमारा 39,996। अब 39,996 भी बहुत सारे बच्चों के आ सकता है। कैसे आ सकता है कि उसने देखा कि स्थानीय मान और अंकित मान का योग न पढ़कर अंतर पढ़ लिया हो, या हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि अंतर पूछता है तो यहाँ अंतर आया होगा। तो यहाँ पर अगर वो अंतर कर देता है, 40,000 में से 4 को घटा देते हैं, तो ये यहाँ पे 0 में से 4 नहीं जाएंगे, तो यहाँ उधार लेंगे। तो यहाँ हो गए 10, ये इससे लेगा 10, ये इससे लेगा 10 और ये इससे लेगा, तो यहाँ पे हो गए 10। तो 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 6 बच जाएंगे। और यहाँ पर एक उधार ले लिया, 9 रह गए। और यहाँ पर एक उधार ले लिया था तो यहाँ पर भी 9 रह गए। और यहाँ उधार ले तो यहाँ पर भी 9 रह गए। और यहाँ उधार लिया तो यहाँ पर हमारे 3 रह गए। तो 39,996 भी किसी के आ सकता है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी, क्योंकि हमें प्रश्न को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि अंतर पूछा है या योग पूछा है। तो ये गलती हम नहीं करेंगे। तो हमारा जवाब आ गया 40,004। तो हम यहाँ पे 40,004 आ गया। चलो इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से ये पहले मैंने मिटा दिया था क्योंकि ऊपर आपको दिखता नहीं इसलिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर है, यानी अंतर कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर पहले लिखा है 6 अंकों की, क्या लिखा है, 6 अंकों की छोटी से छोटी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बनानी है, उसके बाद उनका अंतर आपको करना है। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम छोटी से छोटी, कौन सी, छोटी से छोटी संख्या लिख लेंगे। कितने अंकों की, 6 के लिए बोला है, यहाँ लिख लो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो 0 लिख के हम करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए, यानी क्या हो गए हमारे 1 लाख। क्या हो गई, सीधा अगर हम कहें डायरेक्टली हमें याद है तो हम क्या लिखेंगे कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 1 लाख। और मैंने आपसे कहा था कि आपको याद भी नहीं रहे तो आप आराम से बना सकते हो। गिन लो, इसमें 6 अंक है तो ये हमारी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। फिर बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी बनाएंगे तो 9 को 4 बार लिख देंगे, यानी 9,999 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इसका अंतर करना था। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना या बाकी करना। तो हम यहाँ पर घटाएंगे
तो देखिए 0 में से 9 नहीं जाते हैं, तो इससे उधार लेगा, ये इससे लेगा, ये 0 इससे लेगा, ये इससे लेगा, और इनके पास कुछ भी नहीं होता, तो आखिर में 1 से उधार लेते हैं। तो 1 इसको देते, इसके पास हो गए 10, फिर ये इसको देगा तो इसके पास हो गए 10 और यहाँ रह गए 9, ये इसको देगा तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए 9, फिर इसके बाद 10 आते ये इसको दे देगा तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए 9, फिर इसके बाद 10 होते ये इसको 1 दे देगा तो यहाँ रह गए हो गए 10 और यहाँ रह गए 9। अब हम आराम से इसको घटा सकते हैं, तो 10 में से 9 गए तो हमारे बच जाएंगे 1, और 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0, और 9 में से 9 को बाकी करेंगे तो 0, और यहाँ 9 के नीचे कुछ भी नहीं था तो 9 का 9 ही आएगा, और 1 को हमने उधार ले लिया था तो यहाँ पर तो 0 बच गया, तो 0 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर आ गया 90,001, 90,001। अब हम उत्तर की तरफ चलते हैं, तो ए ऑप्शन है हमारा 1 जो बिल्कुल ही गलत है, बी वाला ऑप्शन है हमारे 90,000, तो हमारे 90,001 आया था, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन है 90,001, ये हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा, और डी नंबर पे हमारे 9,01,000 और ये भी हमारे गलत हो जाएगा। किसी किसी के ये भी डी ऑप्शन भी आ सकता है, कैसे आ सकता है कि कोई यहाँ पर 0 एक बार और उतार ले और फिर यहाँ पर 9 लिख दे, तो ऐसी गलती आपसे हो सकती है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ संख्या दिखने में एक जैसी लग रही है, केवल बीच में संख्याओं में 0 का फर्क पड़ रहा है, यहाँ 3 0 है और ये 4 0 है, तो ये तो 90,001 है और ये 9,01,000 है, तो हमें आराम से देख लेना है कि हमारी संख्या 90,001 आई, 90,001 आई है या 9,01,000 आई है। फिर तसल्ली से आपके ऑप्शन देखकर आप उसका जवाब दे सकते हो और उस पर टिक लगा सकते हो। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी यहाँ पर 4 कथन हमें दे रखे हैं और उनको पढ़ना है और हमें बताना है कि कौन सी बात जो इसमें कही गई है वो सत्य है यानी सही है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी थी उन सबका निचोड़ यहाँ पर आ जाएगा, यानी वहां पर परिभाषा लिखने के लिए हमें नहीं देगा, लेकिन परिभाषा हमें याद होगी तभी हम उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगर हम संख्याओं के बारे में, इनके बारे में अगर हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हमने संख्या पढ़ी थी, यहाँ पर जैसे से पहला ऑप्शन है कि शून्य एक विषम संख्या है, तो क्या ये कथन सत्य है? तो हमने पढ़ा था कि जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी विषम संख्या की अगर हम शुरुआत करें तो 1 से शुरू होती है, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से चलती है, तो शून्य उसमें कहीं भी नहीं आता, तो शून्य एक विषम संख्या है, तो ये कथन तो हमारा सत्य नहीं है, यानी पहला जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा है बी वाला कि शून्य एक सम संख्या है, तो हमने सम संख्या की परिभाषा पढ़ी थी कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब 0 का नाम आते, 0 का मतलब 0 को हिंदी में शून्य बोलते हैं, तो 0 का नाम लेते ही आप डायरेक्ट कर दो कि हाँ शून्य एक सम संख्या है, तो नहीं, गलत, क्योंकि यहाँ पर हम सम संख्या की जब शुरुआत करते हैं तो सम संख्या शुरू होती है 2 से, यानी 2, 4, 6, 8, 10, शून्य उसमें आता है लेकिन इकाई के अंक पर आना चाहिए, यह था उसमें कि इकाई के अंक पे अगर शून्य होगा तब वो सम संख्या होगी, ये नहीं कि शून्य भी एक सम संख्या है, नहीं, हमने सम संख्या की शुरुआत करी थी 2 से, यानी सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, तो फिर ये बी वाला ऑप्शन भी हमारे गलत हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा कि शून्य एक अभाज्य संख्या है, तो नहीं, गलत। अभाज्य संख्या की हमारी परिभाषा थी कि जिस संख्या में एक और स्वयं का ही भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और शून्य ही क्या उसमें एक भी नहीं आता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, तो शून्य तो आएगा ही नहीं,
क्योंकि शून्य में एक और स्वयं तो कोई संख्या, शून्य में शून्य का भाग देना ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शून्य एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत हमारी कहां से होती है? 2 से। कहां से होती है? 2 से। 1 से भी नहीं होती है, क्योंकि 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हमें परिभाषा याद है तभी हम इन ऑप्शनों को सही कर सकते हैं। अगर हमें परिभाषा याद नहीं है तो इस प्रश्न का जवाब हम गलत ही देंगे। कुछ भी कर सकते हैं, फिर ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं और डी भी लगा सकते हैं। अब डी वाला ऑप्शन था कि शून्य न तो विषम संख्या है और न ही सम संख्या है, तो बिल्कुल सही है। शून्य न तो विषम है और न ही ये सम है, इसलिए सी डी वाला ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम 4 कितनी? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल है, यानी योगफल क्या होगा? है या होगा, कितना होता है, कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। अब यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर लिखा है प्रथम। प्रथम का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था, प्रथम का मतलब है कि जहां से वो शुरू होती है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या है, उनका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्याएं शुरू होती है हमारी 2 से, तो पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी 2 और योग करना है, इसका मतलब जोड़ का निशान लगाते चलेंगे। दूसरी अभाज्य संख्या है 3 और तीसरी अभाज्य संख्या है हमारी 5 और चौथी अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारी 7। यानी केवल 4 के लिए बोला है तो हम 4 ही यहाँ पर लिखेंगे। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7। अब हमें इनका योगफल भी ज्ञात करना था, तो यहाँ पर योग ज्ञात करेंगे। यहाँ योगफल का मतलब है जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं, और 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं, और 10 में 7 जोड़े तो कितने होते हैं हमारे? 17। कितने होते हैं? 17। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 17। कितने आ जाएंगे? 17। अब हम ऑप्शन पे जाते हैं, तो ए ऑप्शन है हमारे 10 जो बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन है हमारे 11, ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। और सी ऑप्शन है हमारे 17, वो बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है 26, वो भी हमारा गलत है। अगर मान लो किसी बच्चे ने गलती से एक को भी अभाज्य संख्या मान ली, तो फिर उनका आंसर इन ऑप्शनों में से मिल जाएगा। तो वो ऑप्शन कौन सा होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लो किसी ने एक अभाज्य संख्या को मान लिया या एक को कहा कि एक अभाज्य संख्या है, तो वो ऐसे लिखेगा कि 1, 2, 3 और 5, और इस तरीके से वो इनको जोड़ लेगा अगर उसको संख्याओं के बारे में पता नहीं होगा। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3, और 3 और 3 हो गए हमारे 6, और 6 में 5 जोड़े तो हो गए हमारे 11, और 11 जो ऑप्शन में अभी आपको मिल रहा है, तो ये हम ये भी कर सकते। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि मैंने हर चीज आपको बारीकी से पढ़ाई है, इसलिए आपको सवाल को सही ढंग से पढ़ना है, जो पूछा है उतना ही जवाब देना है, और कौन सी संख्याओं की बात की जा रही है उन संख्याओं को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न का जवाब देना है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, 8 से भाज्य है यदि, यानी पढ़ने में थोड़ा ऐसा अटपटा सा लग रहा है कि क्या प्रश्न है। दोबारा पढ़ते हैं कि संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, कहने का मतलब है ऐसी संख्या जो 4 अंकों की भी हो सकती है या 4 से अधिक यानी 5, 6 कितने भी अंकों की हो सकती है। 8 से भाज्य है यानी 8 से भाज्य होगी यदि। अब यदि क्या होगी तो भाज्य होगी। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हम पढ़ते हुए चलते हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रश्न हमें भाजकता के नियम से पूछा गया है, जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था। तो 8 से भाज्य का मतलब है कि 8 का भाजकता का नियम आपको पता होगा तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो हम 8 का भाजकता का नियम एक बार दिमाग में लाते हैं कि जिस संख्या के सैकड़े, दहाई और इकाई से बनी संख्या में 8 का भाग चला जाए
तो वो संख्या 8 से भाज्य होगी या विभाज्य होगी, या उसमें 8 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। यानी इकाई, दाई और सैकड़ा से बनी संख्या में 8 का भाग जाएगा तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। हमारे दिमाग में आ गई। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। ए ऑप्शन है कि संख्या सम है, तो बिल्कुल गलत। संख्या सम होगी तो वो 8 से विभाज्य होगी, ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा भाज्यता का नियम नहीं था। अगला ऑप्शन है बी कि अंतिम अंक 8 से भाज्य। अंतिम का मतलब कहना चाह रहा है ये कि इकाई का अंक, अंतिम का मतलब आखिरी का जो अंक है, यानी इकाई का अंक 8 से भाज्य हो, तो ऐसा भी हमने नहीं लिखा था या हमने नहीं पढ़ा था, तो ये भी बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा, यानी गलत ऑप्शन हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन है कि अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य। तो अंतिम 2 अंकों वाला तो हमने पढ़ा था, लेकिन वो तो 4 का नियम था। किसका नियम था? 4 का भाज्यता का नियम था कि जिस संख्या के दाई वो इकाई से बनी संख्या में 4 का भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो यहाँ तो 8 की बात की जा रही है। अगर किसी को गलतफहमी हो जाती 4 8 में, तो उसका सी ऑप्शन भी वो लगा सकता है, तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो सी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है हमारा कि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है, तो बिल्कुल सही जवाब है। अंतिम 3 का मतलब है इकाई, दाई और सैकड़े से बनी संख्या में 8 से भाग चला जाए, यानी 8 का भाग जाता हो, तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। इस तरीके से हमें सवाल को समझना है और उसके बाद उसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत ही मतलब कहे कि बहुत ही अच्छा बनाया गया है इसको, कि थोड़ा सा दिमाग को खोलने की यहाँ पर जरूरत है। क्या है प्रश्न कि 2 अंकों की अभाज्य संख्या है जिनके दोनों अंक भी अभाज्य संख्या है की संख्या है। एक बार फिर प्रश्न पढ़ते हैं कि 2 अंकों की, कितने अंकों की? 2 अंकों की अभाज्य संख्या है जिनके दोनों अंक भी अभाज्य हो की संख्या, यानी वो कितनी होगी? जिनके दोनों अंक भी अभाज्य हो। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया था और मैंने आपको 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं भी लिखा दी थी, तो एक बार फिर उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक अंक में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 अंकों की बात कर रहा है, तो हम 2 अंकों से यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं और फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी इसमें कौन सी संख्या है जिनके दोनों अंक भी अभाज्य हैं। तो संख्या है 2 अंकों की 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, यानी ये 2 अंकों की अभाज्य संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी। लेकिन उनको चाहिए कि ऐसी संख्या आपको बतानी है जिसके दोनों अंक भी क्या होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। अभाज्य अंक का मतलब है कि जिस संख्या में 1 और स्वयं का ही भाग जाता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब चलते हैं, तो यहाँ पर पहली संख्या है 11 जिसके दोनों अंक 1 1 से बनी है। इसका मतलब है कि 1 तो हमारे न तो भाज्य है और नहीं भाज्य, तो ये तो नहीं होगी। दूसरी संख्या है 13। 13 में यहाँ पर 3 तो भाज्य है, लेकिन 1 न तो भाज्य नहीं भाज्य, तो फिर ये भी नहीं होगी, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों अंक भी अभाज्य होने चाहिए, तो 13 भी नहीं होगी। अगली संख्या है हमारे 17 और 17 में 7 तो अभाज्य हैं लेकिन 1 नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगी। उसके बाद अगली संख्या है 19, तो 19 में जो 9 है वो हमारे भाज्य है और 1 है वो हमारे न तो भाज्य है नहीं अभाज्य, तो ये तो ऐसे भी बिल्कुल गलत हो गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारी संख्या है 23 जिसमें 2 भी हमारे अभाज्य हैं और इसका जो 3 है वो भी अभाज्य है, यानी दोनों जो अंक थे 2 और 3 दोनों ही अभाज्य। इसका मतलब एक संख्या तो हमारी 23 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो 29 आती है, 29 में 2 तो हमारे अभाज्य हैं लेकिन 9 हमारे भाज्य, इसलिए ये भी नहीं होगी। आगे चलते हैं 31 पे, तो 31 में 3 तो अभाज्य है लेकिन 1 न तो अभाज्य नहीं भाज्य, तो फिर 31 भी हमारे नहीं होगी। उसके बाद चलते हैं 37 पे, तो 37 में जो इसका 3 जो अंक है वो भी अभाज्य है और 7 जो अंक है वो भी अभाज्य है, दोनों अंक अभाज्य हो गए तो 37 हमारे सही हो जाएगी, यानी 37 भी एक संख्या है जिसके दोनों अंक अभाज्य। आगे चलते 41 पे, 41 में 4 हमारे भाज्य हैं और 1 हमारे न तो भाज्य नहीं भाज्य, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगी। अगली संख्या है हमारे पास 43, तो 43 में 4 हमारे भाज्य हैं और 3 अभाज्य हैं, तो फिर ये भी नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे हमारी संख्या है 47, 47 में 4 हमारे भाज्य हैं और 7 हमारे अभाज्य, तो ये भी नहीं होगी क्योंकि 1 अंक तो भाज्य आ गया और 1 अंक हमारे अभाज्य आ गया, तो ये भी नहीं होगी। अगली संख्या है हमारे 53, और 53 में 5 भी अभाज्य हैं और 3 भी हमारे अभाज्य, तो ये संख्या हमारे हो जाएगी। आगे की संख्या पे चलते हैं, तो 5 हमारे अभाज्य हैं लेकिन 9 हमारे भाज्य, तो ये भी नहीं होगी। अगली संख्या है 61, तो 61 में 6 हमारे भाज्य हैं और 1 न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य, तो ये भी नहीं होगी। अगली संख्या है हमारी 67, तो 67 में 6 भाज्य हैं और 7 हमारे अभाज्य, तो ये भी नहीं होगी क्योंकि दोनों अंक अभाज्य होने चाहिए। अगली संख्या है 71, तो 71 में 7 हमारे अभाज्य हैं और 1 हमारे न तो अभाज्य नहीं भाज्य, तो 71 भी नहीं होगी। अगली संख्या है हमारे 73, और 73 में 7 भी हमारे अभाज्य हैं और 3 भी हमारे अभाज्य हैं, तो ये संख्या हमारे बिल्कुल सही हो जाएगी। अगली संख्या है 79, और 79 में 7 हमारे अभाज्य हैं और 9 हमारे भाज्य हैं, तो ये भी नहीं होगी। अगली संख्या है 83, तो 83 में 8 हमारे भाज्य हैं और 3 हमारे अभाज्य संख्या है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अगला है हमारे 89, तो 89 में 8 हमारे भाज्य हैं और 9 भी हमारे भाज्य, तो 89 भी नहीं होगी। आखिरी की संख्या है हमारे 2 अंकों की 97, तो यहाँ पर 9 भी क्या है हमारे भाज्य हैं और 7 अभाज्य हैं, तो ये भी हमारी नहीं होगी। यानी मैंने जो ये गोले लगाए यही 2 अंकों की 4 संख्याएं जिनमें दोनों अंक भी क्या है अभाज्य, तो इसने यही पूछा है कि 2 अंकों की अभाज्य संख्या है जिनके दोनों अंक भी अभाज्य संख्या है की संख्या कितनी है, यानी की संख्या है यानी कितनी है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये हमें ऑप्शन दे रखे थे। तो हमारे पास आ गए 1, 2, 3 और 4, यानी 23, 37, 53, 73, केवल 4 ही 2 अंकों की ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके दोनों अंक भी अभाज्य हैं। ये मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है। तो ए ऑप्शन है 3, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, और बी ऑप्शन है 4, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और सी ऑप्शन है 6, ये भी गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन है 8, ये भी हमारे गलत हो जाएगा। कोई बच्चे 8 भी जवाब कर सकते हैं, वो किस आधार पे करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने युग्म अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हमने बात की थी कि युग्म अभाज्य संख्याओं के हमारे कितने जोड़े होते हैं, 8 जोड़े होते हैं, तो उस आधार पे भी कोई कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। वहां पर बात हमारी युग्म अभाज्य की नहीं हो रही है, केवल अभाज्य की बात की जा रही है, और वो भी 2 अंकों की बात की जा रही है, और दोनों अंक भी अभाज्य होने चाहिए, ये बात कही जा रही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी 4 ही ऐसी संख्या है 2 अंकों की जिनके दोनों अंक अभाज्य है। इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है 29 तथा 38 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो पहला ऑप्शन है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, यानी यहाँ 2 संख्याएं दे रखी है ना, 29 और 38, तो इनके बारे में बताए गए 4 कथन। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम देखते हैं, तो 29 तो हमारे
अभाज्य संख्या है, क्योंकि 29 में 1 और 29 का ही भाग जाता है, और हमने पढ़ भी रखी कि 29 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 38 की अगर हम बात करें तो 38 में 2 का भाग जाता है, 19 का भी जाता है, 19 दूनी 38, 1 का तो जाता ही, 38 का भी जाता है। इसका मतलब ये तो क्या है, हमारे भाज्य है और ये हमारे अभाज्य संख्या है, तो दोनों तो नहीं है भाज्य। इसका मतलब ए ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा बी कि दोनों 19 के गुणज हैं। अब गुणज क्या होते हैं? गुणज का मतलब है, हम पाड़ा बोलते हैं ना, यानी गुणा करते हैं किसी संख्या को बार बार, उसे हम गुणज कहते हैं। तो 19 का जब हम गुणज करते हैं तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, इस तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पर 38 तो इसका गुणज आ रहा है, लेकिन 29 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब इसने कहा है कि दोनों 19 के गुणज है, तो दोनों तो नहीं है, 38 तो है लेकिन 29 नहीं है। तो फिर बी वाला ऑप्शन भी हमारे बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है हमारा कि दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने पढ़ा था कि जिन दो संख्याओं का मसप 1 होता है उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, यानी जिनका मसप, दो संख्या ऐसी हो जिनका मसप 1 होता है उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम करके देखते हैं, अगर उनका मसप 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ 29 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 29 में 29 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 में 29 का ही भाग जाएगा, 29 एकम 29, ठीक है। और 38 की बात करते हैं हम, तो 38 में 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 1 बच गया, 18 हो गए, 2 नाम 18। और 19 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 19 में 19 का ही जाएगा, 19 एकम 19। अब कर लिया। अब आते हैं जोड़े बनाने की बात, क्योंकि हम मसब में क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो 29 के हमारे गुणनखंड आए हैं, भाज्य गुणनखंड 29, और 38 के आए हैं हमारे 2 गुणा में 19, 2 गुणा में 19। तो यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं बन रहा। तो मैंने आपको कहा था कि जब कोई जोड़ा नहीं बनता तो उनका मसप क्या माना जाता है, मसप 1 माना जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों संख्याएं क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। तो सी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम डी की भी बात कर लेते हैं, और डी बोल रहा है कि दोनों विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो वो विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर हम 29 को देखते हैं, तो 29 का इकाई का अंक 9 है, तो ये तो हमारे विषम संख्या है। लेकिन जब हम 38 की बात करते हैं तो 38 में इकाई का अंक 8 है, और जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, इसलिए ये सम संख्या होगी, यानी एक विषम है और एक सम है, इसलिए डी वाला ऑप्शन भी हमारे बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से एक एक करके सभी चीजों पे जाएंगे तो हम बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। तो हमारा सही ऑप्शन, सही जो जवाब होगा वो होगा कि दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 से 40 तक की, 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं, कौन सी संख्याओं, प्राकृत संख्याओं। हमें पता है प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। उनका क्या ज्ञात करना है, योग क्या होगा, योग का मतलब योगफल क्या होगा, योग ज्ञात करना है। तो यहाँ मैंने आपको प्राकृत संख्याओं का सूत्र बताया था कि कितनी भी प्राकृत संख्या दे रखी हो और उनका योगफल हमें ज्ञात करना हो तो हम सूत्र के द्वारा तुरंत कर सकते हैं। तो सूत्र हम लिखेंगे कि प्राकृत संख्याओं का योग निकालने, प्राकृत संख्याओं का योग निकालने, और प्राकृत भी कौन सी, जो प्रथम से शुरू हो, यानी 1 से शुरू हो या प्रथम 40 दे दे, तो प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का सूत्र होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 2। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि n का मतलब होता है पदों की संख्या। किसकी संख्या, पदों की संख्या, यानी कितनी संख्याओं का हम योग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 40 तक की पूछा था, तो यानी n की जगह हम क्या रखेंगे, 40 रखेंगे। क्या रखेंगे, 40, और ब्रैकेट का निशान फिर n आ गया तो फिर वापस n की जगह हम क्या रखेंगे, 40 रखेंगे।
प्लस 1 ब्रैकेट बंद और बटा में 2। अब इसको हल करेंगे तो 40 और ब्रैकेट के बाहर कोई निशान आपको नहीं दिखता है तो वो गुणा का निशान होता है। तो गुणा और 40 में जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे 41 और बटा में 2। अब इसको हल करते हैं तो देखिए 2 का भाग 40 में जा रहा है तो हम इसको 2 से काट लेंगे। 2 एकम 2, 2 से 2 दूनी 4 और 0 में भाग नहीं गया तो भाग टूट की 0 यानी 20 बार ये इससे कट जाएगा। अब 20 को हम 41 से गुणा करेंगे तो 20 एकम 20, 20 की 0 हासिल के 2 और 20 चौक 80 और 80 में 2 जोड़े तो 82 यानी 820। यानी प्रथम 40 कहे या 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कहे तो वो होगा हमारे 820। क्या होगा? 820। अब हम हमारे उत्तर की तरफ चलते हैं तो ए ऑप्शन है 820 जो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है 980 वो हमारा गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन 1440 है ये भी गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन हमारे 1560 है वो भी गलत हो जाएगा। अगर हमने सूत्र सही लिखा है तो हमारा जवाब भी बिल्कुल सही होगा। अगर सूत्र हमने गलत कर दिया यानी प्राकृत की जगह सम का लगा दिया, विषम का लगा दिया या पूर्ण संख्याओं का लगा दिया तब तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 820 जो हमारे ए ऑप्शन में मिल रहा है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि 13 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल क्या होगा? 13 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो गुणजों का योगफल निकालने का सूत्र मैंने आपको लिखाया था और उसको उदाहरण सहित समझाया भी था। तो यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे गुणजों का योग निकालने का। गुणजों का योग निकालने का सूत्र होता है हमारे पास के एन ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 2। अब आपको मैंने यहाँ बताया था कि के हम किसको मानेंगे तो जिस संख्या के हम गुणज निकालते हैं उसको हम के मानेंगे और एन आपको पता है कि कितने पद यानी कितने गुणज निकाल रहे हैं वहां पर हम एन के द्वारा उसको लिखेंगे यानी एन की जगह पर उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर के यानी किसके निकाल रहे हैं? 13 के, तो के की जगह क्या रखेंगे? 13 और 13 और के और एन के बीच कोई निशान नहीं है तो वो किसका निशान होता है? गुणा का। और एन का मतलब है कितने गुणज निकाल रहे हैं हम? 7 गुणजों की बात कर रहे हैं तो एन की जगह आ जाएगा हमारा 7। ब्रैकेट का निशान है फिर आ गया हमारा एन और एन की जगह वापस हम 7 रखेंगे फिर प्लस 1 ब्रैकेट बंद प्लस 1 ब्रैकेट बंद और बटा में 2। अब आगे इसको हल करते हैं तो 13 को जब हम 7 से गुणा करते हैं तो 13 7 91, 13 7 91 और यहाँ पर कोई निशान नहीं है यानी 7 के बाद यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है तो वो गुणा का होता है और 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 8 होंगे तो 8 और बटा में हमारे 2 है तो बटा में 2। अब 2 से ऊपर की संख्या कट रही है तो काट लेंगे तो 2 का भाग 8 में पूरी बार जा रहा है तो 2 एकम 2 और 2 चौक के 8 यानी 4 बार जाता है। अब क्या बचा? नीचे तो 1 बच गया तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर है 91 गुणा में 4 यानी 91 को 4 से गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 और 4 नाम 36 यानी 364। क्या आ जाएगा? 364। अब हम हमारे आंसर की तरफ जाते हैं तो ए ऑप्शन है हमारे 360 जो बिल्कुल गलत है और बी ऑप्शन है 364 जो हमारा भी आंसर आया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा और सी ऑप्शन है 370 तो ये भी गलत हो जाएगा। तो गुणा आपको ढंग से करना है, ढंग से काटना है तब आपका आंसर सही होगा और डी ऑप्शन 375 है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही जवाब होगा 364 जो हमें बी में मिल रहा है। अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितने अंकों की बतानी है? 4 अंकों की। कौन सी बतानी है? यहाँ पर बड़ी से बड़ी बतानी है
जो किससे विभाजित होनी चाहिए, 88 से पूर्णतः। पूर्णतः का मतलब होता है पूरी पूरी बार भाग चला जाना चाहिए, यानी शेषफल में 0 0 आना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो हमें पता नहीं है कि कौन सी होगी। तो हमें 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में ही 88 का भाग लगाकर देखेंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। किससे भाग जाना चाहिए, 88 से। तो हम 88 का इसमें भाग लगा देंगे, यानी जो भी संख्या हो, 88 हो, 75 हो, 52 हो, 45 हो, कोई भी संख्या दे रखी हो जिससे पूरी पूरी बार विभाजित होनी चाहिए, उसका भाग हम उस संख्या में लगा देंगे जितने अंकों की वो पूछ रहा है। बड़ी है तो हम यहाँ बड़ी लिख देंगे, और छोटी होगी तो हम यहाँ पर छोटी लिख देंगे। जितने अंकों की पूछा है उतने अंकों की लिखेंगे। यहाँ 4 अंकों की पूछा था, हमने 4 अंकों की लिख दिया। अगर 5 अंकों की पूछेगा तो हम यहाँ 5 अंकों की लिख देंगे। अब दूसरा काम क्या है हमारा, कि अब हम 88 का भाग 9999 में देंगे। तो 88 एकम 88 होते हैं, तो यानी पहले 88 का भाग हम 9 में देंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि 88 बड़े हैं और 9 हमारे छोटे हैं। तो यहाँ 9 को ले लेंगे तो 99 हो जाएंगे, और 99 में 88 का भाग चला जाएगा। तो 88 का हमें पहाड़ा नहीं आता है, तो हम गुणा करके पहाड़ा आराम से लिख सकते हैं। तो 88 एकम तो 88 होंगे, 2 से गुणा करते हैं तो 2 8 16, हासिल का 1, 2 8 16 और 1 17, यानी 176 हमारा आया। तो 176 तो बड़े हो जाएंगे, इसका मतलब है भाग एक ही बार जाएगा, 88 एकम 88। अब इसको घटाएंगे तो 9 में से 8 गए तो 1, और 9 में से 8 गए तो 1। अब क्या करेंगे, आगे वाली संख्या उतारेंगे, और आगे हमारा अंक है 9, तो संख्या हो गई 119। अब 119 में 88 का भाग चला जाएगा। अब एक बार में तो 88 आएंगे, और 2 बार में आ रहे हैं हमारे 176, और जो 176 है वो 119 से क्या है, बड़े हैं। इसका मतलब 2 बार तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो एक बार में आएंगे हमारे 88, कितने आएंगे, 88। अब इनको घटाएंगे तो 9 में से 8 गए तो 1 बचेंगे, और 1 में से 8 नहीं जाता तो यहाँ 1 से उधार लेंगे तो हो गए यहाँ पे 11, और 11 में से 8 गए तो 3 बच जाएंगे, और यहाँ 1 उधार ले तो यहाँ बच गए हमारे 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे हमारी संख्या है 9, तो उसको हम उतार लेंगे तो कितने हो गए, 319। अब 319 में 88 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 88 दूनी तो हमारे 176 हो रहे थे, तो 88 को 3 से गुणा करके, यानी 88 तिया कितने होते हैं, तो 3 8 24 के 4 हासिल के 2, 3 8 24 और 24 और 2 26, तो 264 आ गए, और 264 भी 319 से अभी छोटे हैं। तो फिर आगे 4 से गुणा करके देखते हैं, तो 4 से 4 आटा 32, 32 के 2 हासिल के 3, 4 आटा 32, और 32 और 3 कितने हो जाएंगे, 35, यानी 352। कितने हो गए, 352, और 352 तो 319 से बड़े हैं, इसलिए 4 बार तो नहीं जाएगा। तो कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार ही जाएगा, और 3 बार में आ रहे हैं हमारे 264, तो यहाँ पर 3 बार में आ गए हमारे 264। अब इसको हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 9 में से 4 गए तो यहाँ 5 बचेंगे, और 1 में से 6 नहीं जाते तो उधार लेंगे तो 11, 11 में से 6 गए तो 5, और यहाँ रह गए 2, 2 में से 2 गए तो 0, यानी हमारा शेषफल बच गया 55। यहाँ मैं लिख देती हूं कि हमारा शेषफल क्या बच गया है, 55 बच गया है। तो अब इसमें पूरी पूरी बार भाग नहीं गया, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब पूरा भाग नहीं जाता तो जो शेषफल बचता है वही उस संख्या में से घटा लिया जाता है। यानी हमारी संख्या थी 9999, उसमें से हम 55 घटा लेंगे, तो 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 9 के 9 और 9 के 9, यानी 9944। 9944 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, बड़ी के लिए है ये नियम, छोटी के लिए अलग नियम होगा।
तो जब बड़ी की बात की जाए, चाहे वो 4 अंकों की हो, चाहे वो 3 अंकों की हो, चाहे वो 5 अंकों की हो, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे और जिससे भी विभाजित करने की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर 88 की जगह कोई भी संख्या हो तो हम उस संख्या का भाग उस संख्या में लगा देंगे, यानी जो बड़ी संख्या हमने लिखी उसमें लगा देंगे और जो शेषफल आता है उसी को उस संख्या में से घटा लेंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा शेषफल 55 बचा था, तो 55 को हम इस संख्या में से घटाएंगे 9,999 जो हमने लिखी थी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये तो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें तो शेषफल बच रहे हैं, तो फिर उस शेषफल को ही हम इस संख्या में से घटा लेंगे, तो हमारा आंसर आता है 9,944 और ये 9,944 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 88 से पूरी बार विभाजित होगी। अब हम हमारे आंसर की तरफ चलते हैं, तो पहला ऑप्शन है 9,999, इसमें तो गया ही नहीं है क्योंकि अभी हमने लगा के देखा था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है 9,901, ये भी हमारे गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा आंसर तो 9,944 आया है। सी ऑप्शन है 9,954, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ घटाना बिल्कुल सही है, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो केवल यहाँ एक ही फर्क है कि 5 की जगह यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 की जगह 5 है, थोड़ा सा अंतर दे रखा है, तो बिल्कुल सावधानी से देखकर ऑप्शन को फिर जवाब देना है। तो लास्ट है डी वाला 9,944 जो बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। हमने इसको अच्छी तरीके से हल किया तो हमारा जवाब 9,944 आया है। इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 4 अंकों की लघुत्तम या सबसे छोटी संख्या बताएं जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ लघुत्तम का मतलब है छोटी से छोटी, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें पता नहीं है वो कौन सी संख्या है, तो हम निकालेंगे। तो वहां अभी हमने बात की थी बड़ी की और यहाँ हम बात कर रहे हैं छोटी की। तो यहाँ 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है हमारी 1000। क्या होती है? 1000। तो यहाँ पर हम 1000 लिख देंगे और किससे विभाजित होनी चाहिए? 82 से। तो 82 का भाग हम यहाँ पर इसमें लगा देंगे, किसमें? 1000 में। ठीक है, तो 82 का भाग हम 1 में लगाएंगे तो नहीं जाएगा, 0 ले लेंगे तो 10 हो गए और 10 में भी नहीं जाएगा, फिर एक और 0 लेते ही हो गई हमारी 100 और 100 में 82 का भाग चला जाएगा। तो 82 एकम 82 होते हैं और 82 दूनी कितने होते हैं? तो 2 से गुणा करके हम देख लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 8 16, यानी 164 और 164 हमारे 100 से ज्यादा है, इसलिए एक ही बार भाग जाएगा, 82 एकम 82। अब घटाएंगे तो 0 में से 2 नहीं जाते हैं तो ये इससे उधार लेगा, इसके पास भी कुछ भी नहीं है तो ये 1 से उधार लेगा तो यहाँ हो गए 10 और 10 से ये उधार लेगा तो यहाँ हो गए 10। तो 10 में से 2 गए तो यहाँ बच गए 8 और यहाँ उधार ले लिया था तो यहाँ रह गए 9 और 9 में से 8 गए तो यहाँ बच गए 1 और 1 उधार लिया तो यहाँ बच गए 0। अब आगे की संख्या उतारेंगे तो आगे हमारा 0, तो संख्या हो गई 180। अब 82 का भाग 180 में कितनी बार जाएगा? तो एक बार में तो 82 एकम 82 आएंगे और 2 बार में आ रहे हैं हमारे 164, तो 3 बार करते हैं तो 82 गुणा में 3, तो 3 दूनी 6, 3 8 24। तो यहाँ पर 246 आ रहे हैं और 246 180 से हमारे बड़े, इसलिए 3 बार तो नहीं जाएगा, केवल 2 बार ही जाएगा और 2 बार में आ रहे हैं हमारे 164, तो 164 लिख देंगे और उसको घटा लेंगे। तो 0 में से 4 नहीं जाते तो 1 उधार लेंगे 10 और 10 में से 4 गए तो यहाँ बच जाएंगे 6 और यहाँ रह गए हमारे 7 और 7 में से 6 गए तो 1 बचेंगे और 1 में से 1 गया तो 0 बच जाएगा, यानी शेषफल बच गए हमारे 16। अब हमने बड़ी में तो क्या किया था कि जो शेषफल आया था उसी को उस संख्या में से घटा दिया था, लेकिन इसमें वो काम नहीं करना है। इसमें क्या करना है? इसमें हम संख्या को जोड़ेंगे, लेकिन कौन सी को जोड़ेंगे? तो पहले हमें भाजक में से शेषफल को घटाना पड़ेगा, यानी भाजक माइनस शेषफल हम
करेंगे। भाजक में से शेषफल को हम घटाएंगे। तो भाजक है हमारा 82 और शेषफल है हमारा 16। इन दोनों को हम घटा लेंगे। तो 2 में से 6 नहीं जाते, एक उधार लेंगे 12, 12 में से 6 गए तो 6 और यहाँ रह गए 7, 7 में से 1 गए तो हमारे 6, यानी कितने आ गए शेषफल 66 आ गए। शेषफल कितने आ गए हमारे 66। अब जो शेषफल आया है उसी को हम इस संख्या में जोड़ देंगे। वहां तो बड़ी में क्या करते थे, शेषफल को घटाते थे, लेकिन यहाँ पर जोड़ना है। किसको जोड़ना है, तो पहले भाजक में से हम शेषफल घटाएंगे और जो शेषफल हमारे आएगा उसको इस संख्या में जोड़ना पड़ेगा। तो संख्या है हमारी 1000। संख्या क्या है हमारी 1000। तो 1000 में हम यहाँ पर 66 को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, 66 को। तो 6 जीरो में 6 जोड़े तो 6, जीरो में 6 जोड़े तो 6 और जीरो के 0 और 1 का 1, यानी 1066। 1066 4 अंकों की लघुत्तम या सबसे छोटी संख्या है जो 82 से पूर्णतः विभाजित होगी, या 82 का भाग इसमें पूरी बाहर चला जाएगा। अब हम हमारे ऑप्शन पे आते हैं। तो ए ऑप्शन है 1066 जो हमारे बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है हमारा 1016, तो हमारे 66 आया था, तो ढंग से देखना है कि ये 16 है ऊपर 66 है, तो ये बी ऑप्शन भी हमारे बिल्कुल गलत है। और सी ऑप्शन है हमारे 1082, तो यहाँ पर कोई अगर नियम भूल जाता है डायरेक्ट 1000 में भाजक को जोड़ देता है तो हमारे 1082 भी आंसर आ सकते हैं। और कोई शेषफल को जोड़ देता है बड़ी का नियम याद रख के, तो इस तरीके से बी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सी भी हमारा बिल्कुल गलत है। और डी है हमारे 1056, वो भी बिल्कुल गलत है। तो आपको नियम याद रखना है कि बड़ी पूछे तो शेषफल को उस संख्या में से घटा देना है, लेकिन जब छोटी पूछे तो पहले भाजक में से शेषफल को घटाना है और जो घटाने पे जो संख्या आती है उसको जो संख्या छोटी है उसमें जोड़ देना है, चाहे वो 3 अंकों की हो, 4 की हो, 5 की हो, कितने भी अंकों की हो उसमें जोड़ देंगे। तो ये अलग अलग नियम है। अगर नियम को छोड़कर अगर हम करेंगे तो फिर वो हमारा और भी आंसर आ सकता है जो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल 45 है। योगफल का मतलब है कि दो संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं ना तो 45 आते हैं और उनका अंतर 19 है। अगर उन दोनों संख्याओं को घटा देते हैं तो हमारे 19 आते हैं। अंतर का मतलब घटाना होता है। तो संख्याएं बताई कि वो संख्या कौन कौन सी होगी। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद हम हमारे ऑप्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल दे रखा था और उनका अंतर भी दे रखा था। इसका मतलब है कि एक संख्या तो बड़ी होगी और एक संख्या हमारी छोटी होगी। यहाँ बड़ी और छोटी की बात हमें नहीं कहा है, लेकिन पूछ भी सकता है। क्या पता वो यही पूछ ले कि बड़ी संख्या बताइए या ये पूछ ले कि छोटी संख्या बताइए। तो जब हम बड़ी या छोटी संख्या निकालते हैं तो सबसे पहले तो हम बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो बड़ी संख्या निकालने का हमारा जो सूत्र होता है वो होता है हमारा कि योग प्लस अंतर बटा में 2। योग प्लस अंतर बटा में 2, यानी योग में अंतर को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। अगर दूसरे तरीके से लिखे इस सूत्र को तो हम a प्लस बी बटा में 2 भी लिख सकते हैं, यानी a को हम योग मानेंगे और b को हम अंतर मान सकते हैं। तो ये आपको भूल जाओगे आप, इसलिए आप यही समझो कि योग प्लस अंतर बटा में 2। तो यहाँ पर देखते हैं योग कितना है। तो योग पहले हमारा 45, तो योग की जगह तो रख देंगे हम 45, प्लस का निशान है प्लस लगा देंगे, और अंतर कितना है हमारा 19, तो 19 लिख देंगे, और बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर हमारे 45 में 19 जोड़ना है, तो पहले उसको 19 को जोड़ देंगे और फिर 2 का भाग देने के लिए बोल रहा है, यानी बटा में 2 है तो 2 का भाग ऊपर लगा देंगे। तो जोड़ते हैं तो 9 और 5 होते हैं हमारे 14, 14 के 4, हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 64 हो गए, और बटा में 2। अब 2 से ये संख्या कट रही है, तो हाँ कट रही है क्योंकि 2 का भाजकता का नियम हमें पता है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होगी। तो ये संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होगी। तो 2 एकम 2 और 2 से 6, 2 तिया 6 और कुछ भी नहीं बचा, 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, यानी क्या आ गया हमारे 32।
यानी बड़ी संख्या तो हमारे 32 आ गए, या यूं कहे कि एक संख्या तो हमारे 32 आ गए। अब हम दूसरी संख्या निकालते हैं, दूसरी का मतलब है छोटी संख्या। छोटी संख्या हम निकालते हैं तो छोटी संख्या का सूत्र होता है हमारा योग माइनस अंतर बटा में 2, योग माइनस अंतर बटा में 2। यहाँ पे प्लस आएगा बड़ी में और यहाँ पर माइनस आएगा, तो योग कितना है हमारा 45, तो योग की जगह हम 45 लिख देंगे। आगे माइनस और अंतर कितना है हमारा, अंतर है 19, तो 19 रख देंगे और बटा में 2। तो 45 में 19 घटाएंगे तो 5 में से 9 नहीं जाते, एक उड़ा लेंगे 15, 15 में से 9 गए तो यहाँ आ जाएंगे 6 और यहाँ रह गए 3, 3 में से 1 गया तो 2। आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, नहीं आता तो तसल्ली से आराम से घटा सकते हैं, एक एक संख्या को आराम से घटा सकते हैं। बटा में 2। अब 2 का भाग 26 में जाता है तो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक इसका 6 है, तो 2 से कटेगा 2 एकम 2 और 2 से कटेगा 2 एकम 2 और कुछ भी नहीं बचा। आप 6 में देंगे तो 2 तिया 6, तो यानी 13 बार ये इससे कट गया, यानी हमारे पास दूसरी संख्या कहे या छोटी संख्या कहे तो वो आ गई हमारे 13, यानी एक संख्या तो आ गई हमारी 32 और एक संख्या आ गई हमारे 13। अब क्या हमने जो किया है वो सही है या नहीं है, तो इसकी जांच भी हम यहीं पर ही कर सकते हैं। जांच का मतलब है कि हम इन दोनों संख्याओं को जोड़कर देख लेते हैं, अगर इनका योग 45 है और अंतर अगर 19 है तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 32 और 13 को जोड़ते हैं, क्योंकि दो संख्या की बात की जा रही थी तो दोनों संख्या हमने निकाली। अब हम इनको क्या कर लेंगे, जोड़कर देख लेंगे। तो 2 और 3 5 और 3 और 1 4, यानी दोनों का योग तो 45 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब अंतर करते हैं तो 32 माइनस 13, तो 2 में से 3 जाते, एक उड़ा लिए 12, 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 गया तो 1 और अंतर आ रहा है 19, यानी बिल्कुल सही है। यानी हमने जो किया है, जो संख्या निकाली है, हम उसकी जांच भी कर सकते हैं और अच्छे से तसल्ली भी हमें हो जाएगी कि हमने जो हल किया है वो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम इसके क्या जाते हैं ऑप्शन पे, तो ऑप्शन ए है कि एक संख्या 25 है और एक संख्या 20 है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि एक संख्या 32 है और एक 13 है, जो हमारे भी आंसर में आया था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है एक संख्या 30 है और दूसरी संख्या 15 है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है हमारा कि एक संख्या 31 है और एक संख्या हमारे 15 है, तो एक संख्या ये भी हमारी जो 31 15 आई है ये भी हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा बी नंबर, यानी एक संख्या तो 32 आएगी और एक संख्या हमारे 13 आएगी। अगर मान लो एक ही संख्या की बात करें, यानी वो कहे कि बड़ी बताओ, तो बड़ी बताएंगे तो हम 32 बताएंगे। अगर पूछे कि छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या होगी हमारे 13। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बड़ी छोटी की बात नहीं कर रहा था, केवल हमें संख्याएं बतानी थी, तो हमारी संख्या आ गई 32 और 13। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए और ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं तो ईशा के प्राप्तांक क्या है, यानी ईशा को कितने नंबर मिले। प्राप्तांक का मतलब है कि उनके कोई परीक्षा उन्होंने दी थी, उसमें इतने इतने नंबर उनके आए थे, किसी के ज्यादा तो किसी के कम आए थे। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर किस व्यक्ति का नाम 2 बार आया है उसी को हम x मानकर करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी किसी का भी अंक नहीं दे रखा, केवल ये दे रखा है कि इसने 10 अंक ज्यादा प्राप्त किए, इसने 5 अंक प्राप्त किए और तीनों का कुल प्राप्तांक हमें दे रखा है। तो हमें मानना पड़ेगा कि किसके कितने अंक आए, तब जाकर हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो इसका तरीका होता है कि जिसका नाम 2 बार आया है उसके अंक हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए भावना और यहाँ पर भी आया है भावना, यानी भावना का नाम 2 बार आया है, इसलिए भावना के अंक हम x मान लेंगे। क्योंकि हमारे पास अंक नहीं दे रखे तो हम x मानकर इसको करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि भावना के अंक हैं,
बराबर कितने, 1 से। यानी भावना को x अंक मिले। x की जगह a ले सकते हो, b ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर x लिया है कि भावना के, माना कि भावना के अंक है x, यानी भावना को x अंक मिले। यानी भावना यहाँ पर हम लिख देते हैं भावना, और भावना के इधर लिख देते हैं, एक नाम है हमारा करण और एक नाम है हमारा ईशा। 3 नाम थे तो हमने तीनों नाम लिख दिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब भावना के अंक हमने x मान लिए, तो भावना के नीचे हमने लिख दिया कि भावना के x अंक आए। अब हम शुरू से पढ़ते हैं कि लाइन क्या कहना चाह रही है। तो प्रश्न है कि एक परीक्षा में करण ने, किसने, करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। किसने, इस जो करण है ना, उसने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। 10 अंक अधिक प्राप्त किए, इसका मतलब है अगर भावना ने 1 अंक प्राप्त किए हैं तो करण ने उससे 10 ज्यादा किए, यानी x + 10 किए होंगे, यानी उसके अंकों में 10 जोड़ देंगे। तो यहाँ भावना के अंक 1 से, तो करण के हो जाएंगे x + 10। कितने हो जाएंगे, x + 10, यानी भावना के जो अंक आएंगे उसमें 10 जोड़ते करण के अंक आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन है हमारी कि ईशा ने, किसने, ईशा ने, ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए हैं। कितने अंक कम प्राप्त किए हैं, 5 अंक कम प्राप्त किए हैं। किसने, ईशा ने, किससे, भावना से। तो भावना के अगर x है तो ईशा के भावना से 5 अंक कम आए हैं, इसलिए ईशा के अंक हो जाएंगे x - 5। कितने हो जाएंगे, x - 5। अब तीनों के अंक हमारे पास आ गए हैं और तीनों के कुल अंक यानी कुल प्राप्तांक भी हमें यहाँ दे रखे हैं 170। अब हम इसका समीकरण बना लेते हैं, यानी करण प्लस भावना प्लस ईशा, तीनों के अंक जुड़ गए और तीनों के मिलाकर अंक हमारे 170। अब ये समीकरण जो बना है, अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये x है और ये x है, ये x है, तीनों x है, एक जैसे ही हमारे यहाँ पे। तो तीनों जब x को 3 बार जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3x। अगर 4 बार आते तो 4x, 5 बार आते तो 5x। अब हमने x से x तो जोड़ लिया, अब संख्याओं को भी कर लेते हैं। तो एक संख्या तो हमारी +10 है और एक संख्या है हमारी -5। यानी हमने पूर्णांक की बात की थी तो वहां पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह आते हैं, उनको पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर वही है कि एक तो +10 है और एक -5 है। एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है। जब एक धनात्मक आती है और जब एक ऋणात्मक आती है और जब उनको जोड़ा जाता है तो वो संख्याएं आपस में घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 5। और जब इसके चिन्ह लगाने की बारी आती है तो जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह इसके लगता है। तो बड़ी संख्या हमारी प्लस की थी, इसलिए यहाँ पर प्लस के 5 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, प्लस के 5 आ जाएंगे। यानी 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे। और बड़ी संख्या हमारी प्लस की थी इसलिए प्लस का आ गया। अगर मान लो माइनस की होती तो माइनस का निशान यहाँ पर आता। और बराबर में हमारे 170 है तो वो तो बराबर में हम लिख देंगे। अब हमने संख्या को जोड़ लिया और x से x जो हमारी थी उनको भी हमने जोड़ लिया। अब आगे अमल करते हैं तो हम संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतर का मतलब है दाएं वाली को बाएं तरफ लाते हैं, बाएं वाली को दाएं तरफ ले जाते हैं। तब क्या होता है, अब यहाँ पर 3x तो यहाँ रह जाएंगे और 170 भी अपने यहाँ पे हैं। अब ये प्लस के जो 5 है हम इसको इधर लेके आएंगे, यानी दाएं तरफ ले आएंगे, दाएं पक्ष की तरफ लेके आएंगे तो उनके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यानी अगर कोई प्लस की संख्या है तो इधर आते वो माइनस की हो जाएगी, अगर इधर माइनस की है तो इधर आके वो प्लस की हो जाएगी। अगर कोई संख्या गुणा की है तो वो भाग में बदल जाएगी और भाग की है तो वो गुणा में बदल जाती है। तो यहाँ पर हमारे 5 थे वो प्लस के थे, इसलिए इधर आते किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस के 5 आ जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि 3x बराबर, अब 170 में से 5 गए तो हमारे बच गए 165। कितने बच गए, 165। अब हमें किसका मान निकालना है, x का। अगर x का मान आ गया तो हम तीनों के नंबर या तीनों के प्रांताक आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी x और 3 के बीच में कोई निशान नहीं दे रखा है तो उसको हम गुणा का निशान मानते हैं। तो जब यहाँ x का मान हमें निकालना होगा तो 165 तो अपनी जगह पे रहेंगे और 3 जो यहाँ पे गुणा हो रहा था तो इधर आने पर किसमें बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, यानी भाग हो जाएगा, यानी बटा में 3
आ जाएगा। अब 3 का भाग हम इसमें लगाएंगे तो जाएगा क्या, तो देखते हैं। हमने 3 का भाजकता का नियम पढ़ा था कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे 6 और 5 11, 11 और 1 12, ये 12 में 3 का भाग जाता है, 3 चौक 12, इसलिए संख्या 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। तो 3 एकम 3, 3 से 3 उपंजे 15 और 1 यहाँ पर बच गया, यानी 3 उपंजे 15, यानी कितनी बार गया भाग, 55 बार पूरी पूरी बार चला गया। 55 बार हमारा पूरी पूरी बार भाग चला गया। अब यहाँ 55 किसका मान आया है, एक्स का, और एक्स किसको माना था हमने, भावना को। तो इसका मतलब है कि भावना के अंक आ गए हमारे 55। कितने आ गए भावना के अंक हमारे, 55। अब यहाँ पर तो प्रश्न था कि ईसा के बताने थे, ईसा के प्राप्तांक। तो ईसा के प्राप्तांक बताने, तो ईसा को कितने मिले थे, भावना से 5 अंक कम प्राप्त मिले थे। तो ईसा के अंक हमें निकालना है। तो ईसा को 5 अंक कम प्राप्त हुए थे, यानी x माइनस 5 प्राप्त हुए थे। तो x की जगह हम 55 रख देंगे और 55 में से 5 घटा लेंगे, तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50। अगर हमें करण के बारे में पूछे तो हम करण के भी अंक निकाल सकते हैं। तो करण क्या आए हैं, x प्लस 10, तो x की जगह हमें 55 रख देंगे क्योंकि x का मान हमें मिल गया। 55 प्लस 10 तो कितने हो जाएंगे हमारे, 65। कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। ठीक है, तीनों के अंक आ गए, यहाँ पर भावना के आ गए, ईशा के आ गए और करण के आ गए। अब हमें देखना है कि हमें किसके अंक यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा है ईशा के प्राप्तांक। तो ईशा के प्राप्तांक कितने आए हमारे, 50। कितने आए, 50। तो ये 50 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन पे चलते हैं, तो हमारा आंसर है यहाँ पर 65। और 65 तो हमारे करण के थे, करण के तो इसने पूछा ही नहीं, इसलिए ध्यान से देखना है कि प्राप्तांक किसके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर करण के नहीं पूछे, इसलिए 65 तो हमारा गलत हो जाएगा। ये तो हमारे आंसर में तो आएंगे, लेकिन हमें जिसका पूछा है हमें उसका ही बताना होगा। अगला बी ऑप्शन है हमारा 55, और 55 तो हमारे यहाँ भावना के आए, तो हमें तो ईसा के पूछे तो फिर बी भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सी में हमारे 50 आए और 50 हमें ईसा के पूछे और ईसा के प्राप्तांक 50 आए हैं, तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी में 45 है, तो 45 तो किसी का भी नहीं है, तो ऐसे भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जिसका पूछा है उसका ही जवाब देना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी सवाल के करने के तरीके होते हैं कि जिसका नाम 2 बार लिया जाता है प्रश्न में उसको हम x मान लेते हैं, चाहे वो प्राप्तांक हो या उनके भार की बात की जा रही हो या किसी अन्य चीज से लेकर रिलेटेड हो, तो वहां पर जिसका नाम 2 बार आ जाएगा उसको हम x मान लेंगे। अगर कम होगा तो जोड़ देंगे और ज्यादा होगा, सॉरी, कम होगा तो घटा लेंगे और ज्यादा होगा तो जोड़ लेंगे। और जैसे कुल दे रखे हो तो वहां पे बराबर में, जैसे यहाँ पर तीनों के कुल प्राप्तांक दे रखे तो हमने तीनों को जोड़ लिया और जोड़कर यहाँ पर दे रखे थे 170 है, तो हमने x जो हमारी क्या थी, चर संख्याएं थी, उनको जोड़ा तो 3x हो गए, और 10 और 5 को जोड़ा तो जब एक धनात्मक और ऋणात्मक होती है तो संख्याएं हमारी घट जाती है, तो 10 में से 5 गए तो 5 बच गए, और बड़ी संख्या का निशान यहाँ पर आता है, बड़ी हमारी प्लस की थी इसलिए प्लस के 5 आ गए, बराबर में 170 ऐसे के ऐसे ही है। अब हम 5 को इधर लेके आएंगे, यानी क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो हम धीरे धीरे संख्याओं का पक्षांतरण करेंगे। तो 3x यहाँ रह जाएंगे, 170 भी अपनी जगह ऐसे कैसे ही है, और प्लस के 5 जब इधर दाएं पक्ष की तरफ आते हैं तो प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है, अगर माइनस की होगी तो फिर वो प्लस की हो जाएगी। तो हमारे 5 प्लस के थे इसलिए माइनस के हो गए, तो 170 में से 5 गए तो हमारे 165 बच गए, यानी 3x बराबर 165 आ गए। अब हमें x का मान निकालना था, तो 3 यहाँ पर गुणा हो रहे थे, तो जब गुणा की संख्या इधर आएगी तो वो भाग में बदल जाती है, तो यहाँ पर 165 अपनी जगह पे रहेंगे और 3 गुणा में था वो इधर आके भाग में आ जाएगा, और 3 से हमारे 165 पूरी पूरी बार कट रहे थे 55 बार, तो हमारे x का मान 55 आ गया। इसको देखकर हमें उत्तर नहीं लगाना है क्योंकि x तो हमने भावना के अंक माने थे, जबकि हमें यहाँ पर ईसा के प्राप्तांक पूछे गए हैं, इसलिए सबसे पहले जो आंसर आया भाई भावना का, तो हमने भावना का लिख दिया। अब हमसे ईसा का पूछा था तो ईसा को भावना से 5 अंक कम प्राप्त हुए हैं, भावना से इसके 5 अंक कम हैं, इसलिए 55 में से 5 गए तो 50 अंक ईशा के आए हैं, और करण के 10 अंक ज्यादा थे तो उसके 65 आए हैं। यानी तीनों ऑप्शन हमारे आंसर में दे रखे हैं, लेकिन जिसका हमें पूछा है उसका ही जवाब यहाँ पर देना है। बहुत अच्छे से सोच समझकर आपको करना है। हमने
ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे संख्या पद्धति से संबंधित वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा, अगर आप तैयारी कर रहे हो और इन प्रश्नों को आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पहली हमारी जो प्रश्नावली संख्या और संख्या पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मैंने जितने भी ये 15 क्वेश्चन आपको कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जो बच्चे डायरेक्टली इन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं तो वो उनको ये समझ में नहीं आएंगे, इसलिए जो भी हमने पिछले वीडियो बनाए थे संख्या और संख्या पद्धति संबंधित, आप उनको पहले एक बार पढ़िए और पढ़ने के बाद जब आप इन प्रश्नों को करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो अगला टॉपिक है भिन्नात्मक संख्याएं उसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।